नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2024 की। संसद का शीतकालीन सत्र आप याद करिए। और उस वक्त अचानक से प्रियंका गांधी वाड्रा पैलेस्टाइन लिखा हुआ या हम कहें कि फिलिस्तीन के समर्थन में एक बैग लेकर संसद पहुंची थी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता ही है, राजनीतिक तौर पर वार पलटवार का जो खेल चलता है उसके लेकर जो है वो वार भी किया था। लेकिन इस बीच पूरे देश भर में आपने ये भी देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। और आपको यह भी याद होगा कि उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब उस वक्त दो ऐसी घटनाएं घटी थी, जो एक हम कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर, एक बांग्लादेश, जिस तरीके से बांग्लादेश की सड़कों पर तख्ता पलट होने के साथ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त इस तरीके का कुछ भी नहीं किया था। हालांकि यह जरूर है, आपको यह भी पता होगा कि फिर उसके बाद में दबाव में आकर एक बांग्लादेश का झोला जो है वो लेकर जरूर जो है वो कंधे के ऊपर टांगा गया था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजबूरी में था। तो आज जो खबर आई है, वैसे तो आपको पता होगा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीति जो है या मीडिया के जो गलियारे हैं उसमें कुछ अलग तरीके की राजनीति चल रही है। अब उसका कितना संबंध है वो आप सभी ने देखा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ जाती है जो सीधे तौर पर जो दरबारी पत्रकार है, वामपंथी पत्रकार जिनको हम कहते हैं, उनके गाल के ऊपर सीधे आप कह सकते हैं कि तमाचा है। और कांग्रेसियों के लिए तो जो है वो एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। अब दुखद खबर क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं विपक्ष की, तो लोकतांत्रिक अगर व्यवस्था में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से सवाल उठाता है, और सवाल उठाना जो है वो वाजिब भी है। लेकिन जब विपक्ष जो है वो अपनी, जिसको कहें कि क्या काम करना है, अपने काम को भूलकर किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में आ जाए, तो विपक्ष अपनी भूमिका को भी भूल जाता है। और यही हमने 2014 के बाद में इस देश के राजनीतिक माहौल में जो चीजों में बदलाव आया है, हमने देखा है। एक गरिमा जो है वो राजनीति की, उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ये आप लोग जो है वो देख चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ही वीडियो में मैंने कन्हैया कुमार के एक ट्वीट की बात की थी। तो उसमें किस भाषा शैली का इस्तेमाल किया था, जो कि किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते। आप मुद्दों को लेकर तर्क के साथ जो है वो आलोचना कर सकते हैं, ये जो है वो जायज है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब जब हम बात करते हैं कि 2014 के बाद ऐसा क्या बदला, तो 2014, 2019 और अब हम आ जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, वो चुनाव था विकास के मॉडल के ऊपर। तो मुख्यमंत्री होने के नाते गुजरात में एक मॉडल पेश किया गया, और गुजरात मॉडल के नाम से जो है वो पूरे देश में प्रचार किया गया। और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो जाती है केंद्र की सत्ता में। अब राहुल गांधी और विपक्ष जो है वो भूल चुका था। हालांकि एक मौका जरूर मिला था 2016 के आसपास, लेकिन उस मौके को राहुल गांधी एंड कंपनी जो है वो भुना नहीं पाई। और फिर 2019 में जिस तरीके से देशभक्ति की, एक देश हित की जो लहर चली, तो चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद पे लड़ा गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास के लिए, विकास कब पैदा होगा, तारीख नहीं बताएंगे, उन तमाम तरीके के जो है वो आक्षेप लगाकर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और वो इसी के आसपास जो है वो गिरती हुई दिखाई दी। फिर 2024 में जो है वो फिर आपको पता ही होगा एक अलग, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंशिक सफलता जरूर जो है वो विपक्ष को मिली। इसमें जो है वो हम कहीं भी, कारण कुछ भी हो सकते हैं, हमने कई बार बात की। लेकिन अब विपक्ष ने जो है वो एक ही बात का जो है वो मुद्दा बना रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चीज का समर्थन कर दे तो विपक्ष जो है वो उसका समर्थन नहीं करेगा, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आज की स्थिति में, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, गृह मंत्री, देश के पहले गृह मंत्री
आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बड़ा योगदान था। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पकड़ा। राजनीतिक तौर की बात कर रहा हूं मैं, वैसे नहीं। तो आज स्थिति ये हो गई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है। तो कल को अगर स्थिति ये बन जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर उनके समर्थन में कुछ बोल दे, तो शायद ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी जो है उनके भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये स्थितियां जो है वो विपक्ष ने पैदा कर रखी है। अब ऐसे में आज की सीधे खबर पे अगर हम आते हैं, तो खबर यह है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन 1948 के बाद से जो है वो यहां स्थिति सामान्य नहीं है। और गाजा पट्टी, ये तो विश्व विख्यात है, जब मर्जी जो है वो यहां पर बम गिरा दिए जाते हैं। तो सवाल खड़ा यह होता है कि फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्यों लिखी है? डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं लिखी? और किसी दूसरे, अगर आप देखोगे तो शी जिनपिंग को क्यों नहीं लिखी? क्योंकि रोकने की बात, जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों? क्योंकि ये बात जो है वो सीधे तौर पे वियोन जो मीडिया चैनल है उसके ऊपर इजराइल के भारत में जो राजदूत है अब्दुल्ला एम अबू सावेस, उनका अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो खुलकर उन्होंने रखी है। और किन बिंदुओं पर इस चिट्ठी में बात की गई है वो है कि किसी भी तरीके से इजराइल पर दबाव डालकर फिलिस्तीन का जो टैक्स है, जो लगभग $2 बिलियन के आसपास है, उसको रिलीज कराया जाए। अब आप सोच के देखिए, फिलिस्तीन को जब यह लगता है कि इस दुनिया में एक ही देश है और वो है भारत, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकता है, तो इससे पहले क्या आपने ऐसी स्थिति देखी? ये एक जो है वो बड़ा सवाल है। दूसरा जो बिंदु है इस चिट्ठी का वो ये है कि भारत हमेशा जो है वो फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन इस वक्त भारत से और ज्यादा सहयोग की जरूरत है, या फिलिस्तीन जो है वो उसकी और उम्मीद करता है। और किस तरीके की मदद चाहिए? मानवीय सहायता। जिस तरीके से वहां पर गाजा पट्टी पर कुपोषण की स्थिति हालात पैदा हो गए हैं, तो वहां के लोगों को भुखमरी से निपटने के लिए, क्योंकि आपने पता होगा इससे पहले सीरिया में जिस तरीके से भूकंप आया, या फिर आप याद करिए यूक्रेन और रशिया दोनों देशों के बीच तनाव जब चरम पर था, युद्ध का आगाज या बिगुल बज चुका था, उसके बाद दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर कर युद्ध को 4 घंटे तक रुकवा ले और अपने लोगों को भी वहां से, बच्चों को निकाले और पड़ोसी देशों के बच्चों को भी बाहर निकाल कर ले आए, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। और ये भारत की विदेश नीति को जो है वो दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो इसके खिलाफ ही खड़ा नजर आएगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, तो क्या विपक्ष जो है या गांधी परिवार फिलिस्तीन के खिलाफ जो है वो कुछ नारेबाजी या कुछ जिसको कहें कि बाहर, संसद के बाहर की मैं बात कर रहा हूं, कुछ धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा इजराइल के समर्थन में? तो यहां पर स्थिति जो है वो विकट है। इसलिए मैंने कहा है कि कांग्रेसियों के लिए भी जो है वो दुखद खबर है, और दरबारी पत्रकारों का तो आपको पता ही है कि हर चुनाव के बाद में उनकी जिस तरीके से बेइज्जती होती है। और इसमें एक जो पॉइंट और है उस चिट्ठी का वो ये है कि गाजा पट्टी के बाहर हजारों ट्रक जो है वो कुछ सामग्री लेके, अब आप समझ सकते हो वो दवाइयां भी हो सकती है, खाद्य सामग्री लेके जो है वो खड़े हैं, लेकिन इजराइल उनको रास्ता नहीं दे रहा। तो ये नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब इस स्थिति में आप ये सोचकर देखिए कि भारत मौजूदा व्यवस्था में, क्योंकि हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं, लगातार जो है वो महंगाई की बात की जाती है, तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी महंगाई का क्या हश्र है? आप देखोगे दुनिया के बड़े बड़े देश जो है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, कारण कोविड महामारी। लेकिन जनता को भ्रमित करना है, तो ये खेल जो है वो राजनीतिक तौर पर भारत में चलता रहता है। और फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब बात मुस्लिम तुष्टीकरण की आती है, तो फिर ये लोग जो है वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्र के विरोध में ही खड़े क्यों ना हो।
तो मोदी विरोध के आप देखिए चक्कर में राष्ट्र विरोध कर बैठते हैं और कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं चलता है। तो यहां पर इसलिए मैंने जो है वो इस वीडियो पर बात करना जरूरी समझा। और इससे भी बड़ी बात, जो लोग अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिर स्टेटमेंट दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पिछला जो जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए वो किस तरीके से जो है वो किसी भी देश के लिए बोल जाते हैं। और अब तो लगता है कि अमेरिका के लोग भी जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। अब उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि 5 जो है वो फाइटर जेट गिरे हैं, ये पता नहीं किसके गिरे हैं। तो आप सोच के देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तनाव जो है वो चरम पर था, तो उस वक्त भारत ने जहां पर अटैक किया, चाहे वो 9 आतंकवादी ठिकाने हो या फिर 11 जो है वो एयर डिफेंस के या एयरफोर्स के एयरपोर्ट हो, जिस तरीके से भारत ने तबाह किए, हर चीज का भारत ने जो है वो सैटेलाइट इमेज दी। तो पूरी दुनिया ने मिलकर एक भी इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी कि ये देखिए भारत का जो है वो फाइटर जेट गिर गया। और जहां हम नुकसान की बात करते हैं, तो जब भी कोई दो व्यक्ति लड़ेंगे तो नुकसान तो दोनों का होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा। तो आप ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का पता लगा सकते हैं। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिसकी हम बात करते हैं, जिसका सहारा अब विपक्ष लेने लगा है, क्योंकि आपको पता ही है जगदीप धनखड़ को इतने दिन गालियां दी जाती थी, मिमिक्री की जाती थी, लेकिन आज वो प्यारे हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हाल है, क्योंकि इससे पहले जब नमस्ते आपको पता है ट्रंप हुआ और हाउडी मोदी हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी गालियां दी जाती थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अच्छा लगने लगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, तो डोनाल्ड ट्रंप बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन भारत के ऊपर अब तक टैरिफ क्यों नहीं लगा पाया? अब तक तो लगा देना चाहिए। और धमकी जो है वो लगातार दी जा रही है, सैंक्शंस लगा दिए गए, लेकिन भारत इसके बावजूद जो है वो रसिया से तेल खरीद रहा है। तो भारत तो नहीं रुका, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना पीछे क्यों रुके हुए हैं? आखिर क्यों वो एक कदम आकर जो है वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते? तो इससे आपको पता लगेगा कि भारत जो है वो कुछ सालों में कितना मजबूत हुआ है। और जब राजनीतिक फैसलों की हम बात करते हैं, तो पार्टी और व्यक्ति विशेष की जब हम बात करें, तो कुछ फैसले जो है वो अच्छे भी होते हैं और कुछ फैसले जो है वो इंप्लीमेंट ग्राउंड स्तर पर आने के बाद में जो है वो खिलाफ भी चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार खराब है, या फिर राष्ट्रहित या राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो फिर हम राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।